आज के समय में किसी पर झूठा रेप केस लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि हमारे परिवार के लोगों को ही फंसा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई जमीन जायदाद का पुराना मामला चल रहा हो और उस मामले में आपको झुकाना चाहते हैं वो, या आपसे कोई साइन वगैरह लेना हो, तो इस तरीके से आप पर झूठा केस वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और दोनों की सहमति से अगर संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड आप पर झूठा केस करती है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो पैसे के लालच में आके आप पर केस कर सकती है, या आपसे शादी करना चाहती हो, ये दबाव डालने के लिए आप पर झूठा केस कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से अपना बचाव करते हैं, आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि जब ऐसा केस हो जाता है तो सबसे पहले हमें वो एफआईआर की कॉपी लेनी है। एफआईआर की कॉपी आप अपने वकील साहब के थ्रू भी ले सकते हैं, या उसी पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। जब आपके पास एफआईआर की कॉपी आ जाती है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस एफआईआर में आप पर क्या क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं। उन एलिगेशंस को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं। एविडेंस इकट्ठे होने के बाद जब आपके पास एविडेंस इकट्ठे हो जाए तो आपको एक कंप्लेंट करनी है। आप उसी पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, और या किसी डीएसपी साहब को या एसपी साहब को, आईजी, डीआईजी, किसी उच्च अधिकारी को, मैं तो ये कहूंगा किसी उच्च अधिकारी को आपको कंप्लेंट करनी चाहिए कि जो एलिगेशंस आप पे लगे हैं वो बिल्कुल नाजायज है, बेबुनियाद है, और ये एफआईआर गलत है। आपको जो अपनी ये कंप्लेंट देनी है वो आप अपने वकील साहब के थ्रू भी दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या उन्होंने कोई ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है वहां से भी भेज सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप किसी भी थ्रू आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो भी सोर्स अवेलेबल हो। उसके बाद हमें गिरफ्तारी से भी बचना है, और 438 सीआरपीसी के तहत हमें एंटीसिपेटरी बेल लगानी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके बेल की, कि बेल एप्लीकेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स लिखवाएं कि आपको बेल जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले जो हमने एफआईआर की कॉपी ली थी उसमें हम देखेंगे कि जिस दिन लड़की ने ये लिखवाया हुआ है कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैं एफआईआर कर रही हूं, क्योंकि जिस दिन सेम डे अगर उसने प्लान किया होगा, वैसे तो लड़कियां सेम डे प्लान करती नहीं है झूठे केस में। अगर वो सेम डे प्लान करती है तो सेम डे में उसका मेडिकल भी होगा, और मेडिकल में साफ पता लग जाता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है या नहीं हुआ। और पिछले 3 दिनों की रिपोर्ट भी आ जाती है कि उसके पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा गलत काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम यही पॉइंट लेंगे अपनी बेल एप्लीकेशन में कि इसने सेम डे प्लान नहीं किया। और ऐसे में लड़की कहती है कि सेम डे मैंने प्लान इसलिए नहीं किया कि मैं डर गई थी, मैं घबरा गई थी, मैं परेशान हो गई थी, और मैंने बड़ी हिम्मत करके ना अपने परिवार वालों को बताया, और फिर और साहस जुटाकर मैंने पुलिस के पास गई और अपनी बात बताई, और अब मैं कंप्लेंट कर रही हूं। तो ऐसे में हमारे पास एक अच्छा सबूत ये बनता है कि हम अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखवाएं कि इसने सेम डे कंप्लेंट नहीं की, और उसके बाद इसने कोई मेडिकल भी नहीं करवाया। अक्सर लड़कियां मेडिकल करवाने से पीछे हट जाती हैं कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती हूं। तो ऐसे में जज साहब के पास जब भी आपकी फाइल जाएगी और जज साहब आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे, जब भी फाइल आपकी जज साहब के पास जाएगी तो वो उसमें सबसे पहले आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं कि मेडिकल में कुछ आ रखा है या नहीं। अगर कुछ आ रखा है तो वो बेल देने से पीछे हटेंगे, अगर नहीं आ रखा है तो भी वो
ये सोचेंगे कि लड़की 2-4 हफ्ते के बाद कंप्लेंट करवा रही है कि जरूर इसने कुछ ऐसा घिनौना काम किया होगा कि लड़की 2-4 दिन के बाद कंप्लेंट करवा रही है। क्योंकि कोर्ट हमेशा आपके अपोजिट ही सोचती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें ये प्रूव करना है कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ, जो एफआईआर में जो इंसिडेंट लिखवा रखा है, जो समय टाइम लिखवा रखा है, कि उस वक्त हम उस टाइम पे वहां पर थे भी या नहीं भी थे। तो हमें एविडेंस कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं जब हम जा रहे थे कहीं उस दिन उस वक्त, या कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ था। अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो हम उसकी फुटेज भी कोर्ट में दे सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं, अगर मान लो आप उस दिन उस वक्त कहीं आपके यार दोस्त, कहीं सगे संबंधी, कहीं रिश्तेदार या कहीं पर भी हो, तो ऐसे में उन लोगों को हम विटनेस बनाएंगे। और विटनेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें उनका एफिडेविट लेना होगा। उनके नाम से एफिडेविट ले लेते हैं और वही एफिडेविट हम अपनी बेल एप्लीकेशन में लगाएंगे, जो कि अच्छा खासा बढ़िया सबूत बन जाता है कि हम उस दिन वहां पर थे ही नहीं। तो जज साहब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बंदा उस वक्त था ही नहीं, तो रेप हुआ ही नहीं, ये झूठा केस है। तो आपको बेल, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत। इसके अलावा हम बात करते हैं सीआरपीसी 91 की। इसमें हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमारे फोन की लोकेशन ली जाए कि जिस वक्त एफआईआर में जो टाइम और समय दिया गया है, जो जगह दी गई है, उस वक्त हमारे मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करके न पता लगाया जाए कि मैं वहां पर था भी या नहीं था। तो अक्सर होता क्या है कि कई बार लड़की प्लान कर लेती है चीजें और उसको लड़के को वहां बुला लेती है, या कोई वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, या किसी भी कारण से अगर आपकी लोकेशन वहां के एरिया की आ भी जाती है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये दिखाना है सबसे पहले कि जब वो लड़ाई या झगड़ा या लड़की ने आपको बुलाया या आप उसके परिवार वालों से मिले, तो उस वक्त वहां पर जो भी कोई था, या आप जब वहां पर जा रहे थे या किसी से मिले हो, तो उस आदमी को हमें विटनेस बनाना है और उसका एफिडेविट हमें कोर्ट में लगाना है कि सर उस वक्त इस टाइम पे इस समय पर मैं इस आदमी के साथ था और इतने समय तक उसी के साथ रहा। अगर बाई चांस आप उस लड़की के एरिया में आते हो या लड़की के घर वालों से आप बात करते हो और बात करने के बाद आप उसे से बनता है कि उन्होंने आप पर झूठा केस लगा दिया है, तो आप जिनसे भी मिले हो कोशिश कीजिए कि उसमें अगर कोई किसी आप महिला से बात कर रहे हो, महिला का एफिडेविट लगाएं। क्योंकि उससे ये पता लगता है, महिला का एफिडेविट लगाने से ना जज साहब को ये लगता है कि रियली में ही ये जो केस हुआ है वो झूठा है और आपके पक्ष में बेल अलाउ होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं और अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ ही हम बात करते हैं कि लड़की ये कहती है कि मेरे साथ गलत काम किया है। अगर उसके साथ गलत काम हुआ है तो जब उसके साथ गलत काम हो रहा था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया, किसी को बुलाया क्यों नहीं, और इतने दिन के बाद उसने कंप्लेंट क्यों की। ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता है। तो ऐसे में हमको सबसे पहले मेन पॉइंट हमें मेडिकल को लेकर चलना है, मेडिकल मेन पॉइंट लेकर चलना है। उसमें अधिकतर लड़कियां ये कहती हैं कि इसने मेरी कोई ऑडियो वीडियो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग बना रखी थी, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो आप उस वक्त बोल सकते हैं कि अब वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी वो कहाँ है, कैसी ऑडियो है, कैसी वीडियो है, किस में बनाई है। इसमें आप अपना मोबाइल भी फाइल में रख सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके मोबाइल में तो ऐसा कुछ
मिलेगा नहीं, बेल अलाउ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेन पॉइंट बना के चलना है मेडिकल को ही। मेडिकल में उसने वैसे ही नहीं करवा रखा तो आपके बेल के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने एविडेंस तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन हम बेल एप्लीकेशन में या कोर्ट के सामने हम अपना डिफेंस नहीं रखते हैं। डिफेंस मतलब बचाव, हम अपना बचाव पक्ष नहीं रखते हैं। अगर आप ये कहते हो कि जो सामने वाली पार्टी ने आप पर झूठा केस किया है, तो उसकी वजह क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, सामने वाली पार्टी क्या चाहती है, आपने उसने आप पर ये झूठा केस क्यों किया है। अगर ऐसे में अगर आपके पास कोई एविडेंस है या कोई पुराना जमीन जायदाद का झगड़ा है, कोई ईगो है, कोई ऐसा मैटर चल रहा है, या कोई भी लड़ाई झगड़े का कोई केस हो, कोई एफआईआर की कॉपी हो, या कोई विटनेस हो, ऐसी कोई भी बात हो जो आपको बात को रिलेट करती हो और उस केस से रिलेटेड हो, तो आप कोर्ट के सामने जज साहब को बताइए कि सर सामने वाली पार्टी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था और उन्होंने अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए हम पर झूठा केस दायर किया है। तो जज साहब आपकी बेल एप्लीकेशन में आपकी बेल अलाउ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ये सारी चीजें कोर्ट में जज साहब के सामने नहीं बताओगे तो कोर्ट के सामने वो पिक्चर कैसे क्लियर होगी। तो ये सारी चीजें आप कोर्ट में ये सारी चीजें बताएं ताकि आपकी बेल जल्दी से जल्दी अलाउ हो जाए। अब हम बात करते हैं एविडेंस के बाद क्या होता है। जब हम कोर्ट के सामने अपनी चीजें बता रहे हैं तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि सामने वाली पार्टी ने हमारा फायदा उठाया है। इसमें आप अपनी कोई भी मजबूरी हो वो चीज बता सकते हो, कोई आपका घरेलू झगड़ा हुआ हो वो बता सकते हो, या मैं घर में अकेला हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूं, मैं कम उम्र का हूं, मैं ज्यादा उम्र का हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, या ऐसी कोई भी चीज हो जो सामने वाली पार्टी को ये लगता है कि ये चीजें बताने से अगर आप दब जाते हैं और आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जितनी भी जैसी भी मजबूरी बनती है वो आप कोर्ट के सामने बताएं ताकि जज साहब को ये लग जाए कि हाँ सामने वाली पार्टी आपको रियली में ही दबाना चाहती है, प्रेशराइज कर रही है और आप पर उन्होंने झूठा केस किया है और आपकी बेल अलाउ करने पर सोचने लग जाए कोर्ट। अगर आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रखा हो या कोई रिवार्ड वगैरह मिल रखा हो तो आप वो चीजें भी अपनी फाइल में बेल एप्लीकेशन के साथ लगाएं ताकि जज साहब को लगे कि आप एक रिस्पेक्टेड आदमी हो और ये आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंचे। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। अगर मान लीजिए अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपके साथ वो कहीं पर भी जाती है, किसी भी होटल में जाती है, या आपकी कोई ऐसी चैट हो या कहीं पर भी ऐसी कोई लिखित हो जो ये जाहिर करे कि वो अपनी मर्जी से वहां पर गई है, या आपके बीच में जो संबंध बना है वो अपनी मर्जी से बना है, दोनों की मर्जी से बना है, तो ऐसे में इस चीज को रेप नहीं कहा जाता है। और आजकल तो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ऐसी जजमेंट दे दी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी जजमेंट आ चुकी है और अन्य स्टेटों की भी ऐसी स्टेटमेंट आ चुकी है जिससे ये कहा गया है कि जो आपसी संबंध से जो चीज हुई है वो रेप नहीं कहलाती है। में कोई भी महिला अगर पुलिस स्टेशन जाके ना अगर इस तरह की एफआईआर करती है तो पुलिस की भी मजबूरी होती है कि उनको भी इस तरह की अगर जो एफआईआर करवाती हैं वो भी आईपीसी 166 ए के तहत मजबूर होते हैं और उनको ये एफआईआर करनी होती है। अगर महिला उस पुलिस वाले पर ही कंप्लेंट कर दे कि वो इस तरह की एफआईआर नहीं लिखती है तो उस पुलिस वाले पर एक्शन बनता है और उनको भी 2 साल की सजा हो सकती है। तो इसलिए पुलिस वालों की भी मजबूरी बन जाती है कि अधिकांश झूठे केस होने के बावजूद भी उनको रजिस्टर करना होता है, उनकी एफआईआर करनी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे साथ कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है या वो गर्लफ्रेंड रहती है और वो
जो भी संबंध बनाती है वो आपसी सहमति से संबंध बनाती है, फिर उसके बाद उस लड़के पर वो दबाव डालती है, या तो पैसों के लालच में आकर उस पर दबाव बनाती है, या फिर वो शादी के लिए प्रेशर करती है कि मुझसे शादी करो, और लड़का उसको मना कर देता है, जिस कारण से वो झूठा केस करती है। तो ऐसे में जब वो एफआईआर करती है और एफआईआर करने के बाद अगर वो आपसे चैट कर रही है, व्हाट्सएप पे चैट कर रही है, फेसबुक से चैट कर रही है, या कोई भी सोशल मीडिया से या फोन कॉल से नॉर्मली बात करती है, तो आजकल तो ऐसे फोन चल रहे हैं कि आप उनकी चीजों की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और वो चीजें आप एविडेंस एज ए एविडेंस पेश कर सकते हो कि एफआईआर होने के बावजूद भी वो इतने कैजुअल तरीके से, इतने नॉर्मल बिहेव से वो आपके साथ बातचीत कर रही है। और अगर मान लो वो रिलेशनशिप में रह रही है आपके साथ, तो आपका पड़ोसी या आपका कोई यार दोस्त अगर रह रहा हो वहां पर आसपास में, तो आप उनको भी एविडेंस बना सकते हैं, विटनेस बना सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि उनका एफिडेविट लिख के कि इतने दिनों तक हम साथ रहे और आपसी सहमति से साथ रहे, और जो संबंध बने हैं वो भी सहमति से बने हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जो भी ये केस करने जा रही है या इसने जो किया है वो सरासर झूठा बेबुनियाद है। जो भी संबंध बने हैं वो बिल्कुल आपसी सहमति से बने हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पुलिस की। इसमें पुलिस का कोई खास रोल नहीं होता है। पुलिस का बस इतना काम होता है, अगर उसने एफआईआर की है तो वो एफआईआर लॉज कर लेते हैं, और वो अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस आपको, और अरेस्ट नहीं भी कर सकती है। पुलिस सिर्फ आपको 41A CRPC का नोटिस भेजकर आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके आपको बिना अरेस्ट किए भी चार्जशीट फाइल कर सकती है। वो आपको बिना अरेस्ट भी कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो इस तरीके से आप अपने केस को मजबूताई के साथ लड़े और जीते। झूठे केस में हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं, ऐसे विटनेस मिल जाते हैं जो कि हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये झूठा केस है। पहले तो हमें एंटिसिपेटरी में बेल ही मिल जाती है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है केस लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप रुक कर और सोच समझकर आप अपना कदम रख सकते हैं। आप किसी भी आपका कोई वकील साथी है तो उनसे आप सुझाव ले सकते हैं और इन चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और शेयर करना। ऐसे ही फायदेमंद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें।